केवीएस पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। केवीएस पीजीटी हिंदी के नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ मन्नू भंडारी की रचना रजनी। तो पहले पाठ परिचय देखते हैं। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्व बोध, उसके सरोकार उसकी जीवन दृष्टि भी। एक कहानी यह भी से ये उद्धृत था। मन्नू भंडारी, जन्म सन 1931, भानपुरा मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ कहानी संग्रह है, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान। ये एक इंच मुस्कान इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा हुआ है। उपन्यास हैं ये सभी। पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला, स्वामी और दर्पण। तो जिनमें से रजनी आज हम पढ़ने वाले हैं, रजनी का कुछ अंश। सम्मान इन्हें मिले हिंदी साहित्य अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। अब मन्नू भंडारी हिंदी में उस समय सक्रिय हुई जब हिंदी कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया, उसमें मन्नू जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। यहाँ आप मन्नू जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी कि पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा। रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो सकती है, फिल्म या स्क्रीन के लिए हो सकती है और टेलीविजन के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं, उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितनी पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरा दूरदर्शन पर भविष्य गढ़ रहे थे। बासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश में व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। तो अभी तक पाठ परिचय और लेखक परिचय था। अब शुरू होती है रजनी पटकथा। मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है। रजनी का प्रवेश। रजनी, लीला बेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना? चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी, अरे वाह, अब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी। मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई। अमित को बहुत पसंद है ना? रजनी, देखा, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी।
बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला, कैसी बात करती हो? मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो हैं उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। रजनी, बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला, सब तुम्हारा आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाजा खोलती। अमित का प्रवेश। रोज की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कांग्रेचुलेशंस अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद हैं। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकाल कर माँ की ओर फेंकते हुए, अमित ले लो, देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है। लीला उसे अपनी बाहों में भरकर, लीला, पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था। यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था अपना सारा पेपर। अब तो ठीक था, सब तो ठीक था। तेरे पापा ने कहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट लें सफाई वफाई पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए, पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 80, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ्स में ही है। अमित गुस्से और दुख से, कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए, तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी, सो अंग्रेजी में करवा दी ट्यूशन। अब 2-2 विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी की भौं में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं पूछती हूँ, उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे, हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक हैं। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22 साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तो तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे, इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज्यादा है। रजनी, उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन लो? अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो तुरंत ट्यूशन कर लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब मम्मी की नकल उतारते, मैथ्स में तो तू वैसे ही अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर। देख लिया, अब 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों से फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो, उसमें लोग क्यों लोगे ट्यूशन तो कमजोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं है। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम हो ही जाते हैं। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना भी अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है। और तुम मम्मी से लड़ रहा है, सर से जाकर लड़।
अमित इस भाव से सिर हिलाता मानो कितनी बेकार की बात कह रही है रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी गुड़कती है, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसा पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है। शिकंजी खत्म करके, कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है, कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहां मत जाइए प्लीज, वहां बिल्कुल मत जाइए। हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान ना करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा। बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी वे लोग जो भी जुल्म जाती करे हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को। अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। जुझला कर बता तो दिया आंटी आप। गुस्से से ठीक है तो अब बैठ कर रो। तू माँ बेटे दोनों। दंदनाती निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। अब यह रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। दृश्य समाप्त। अब ये नया दृश्य शुरू हो रहा है। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और सीड्स जमा हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें, एक बड़ा सा मैप लटका है। एक स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी अब बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। मास्टर बुलाओ। रजनी का प्रवेश। नमस्कार करती हैं। मास्टर, हेडमास्टर बैठिए, कुछ देर रुक कर कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7वीं क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वह कुछ समझा ना हो। ईयरली एग्जाम्स की कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर, सारी मैडम, ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या एक एक शब्द पर जोर देकर गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगी रहे सारी समय। इसीलिए तो ईयरली एग्जाम्स की कॉपियां न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में। रजनी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तैश आ ही जाता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर कटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ना, इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है। हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन? रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। और कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर, देखिए टीचर्स और स्टूडेंट्स का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते। आप तो मेहरबानी करके यह कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजे से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं। और आप हैं कि कॉपियां न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम? जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का यह घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूंगी, देखिएगा आप।
तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की चिंदियां बिखेर रहा हो। दृश्य समाप्त। अब नया दृश्य आता है। रजनी का फ्लैट। शाम का समय, घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ से ब्रीफ केस लेती है। पति जूते खोलते, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फोन किया था, एक फाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूं, पर कोई घर में हो तब ना। पति के चेहरे पर खींच भरा हुआ गुस्सा पुता हुआ। रजनी, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं, पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता, तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गद भाव से, पहले चाय ले आऊं फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में गुनगुनाते हुए। रजनी खाने का भी कुछ बना रही है, लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में। नाश्ते की प्लेट काफी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। रजनी बोलती बंद कर दी। हेडमास्टर साहब की जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे, पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? अच्छा। पति, अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा है ना? रजनी एकदम भड़क जाती, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उसके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए। पति, ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो रवि। गलती करने वाला तो है ही गुनाहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनाहगार नहीं होता। जैसे लीला बहन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप, लेकिन सबसे बड़ा गुनाहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम नकल उतारते हो। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है। जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। बेहद हताश भाव से दोनों हाथों में माथा चढ़ाकर थाम कर चढ़ा दिया सूली पर। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष। कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है। मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से, कितनी देर बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा, जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है ना साहब। रजनी अपने ही गुनगुनाते हुए, यह तो लोगों से मिलने का समय है ना, जाने किसमें बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता। साहब मेज पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है और लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव घूरकर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दंदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे अरे अरे, किधर कूद जाता, अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने तक बजेगी भी नहीं। दरवाजा ढकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुतनीच नहीं? वहां बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर। निदेशक कुर्सी की पीठ से टिकाकर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, निर्देशक, आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए था ना? रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो आधे घंटे भर से आपके चपरासी के जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगवाने तक पड़ी ही रहेगी। निर्देशक, क्या कह रही हैं आप? रजनी, तो क्या, सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी? खैर, आपको खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम से आई हूँ। निर्देशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है।
निदेशक कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निर्देशक कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रजनी बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निर्देशक कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? रजनी जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निर्देशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैम। रजनी जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर? निर्देशक ऑफ कोर्स, बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम है जो स्कूलों को मानने होते हैं। स्कूल मानते हैं, सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्जाम्स बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी निर्देशक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशंस का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमजोर होता है तभी तो उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाए, यह कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी बच्चा कमजोर नहीं है, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोसता रहता है कि वो ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को जरूरी नहीं लगता और वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे केवल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। निदेशक वेरी सैड, हेड मास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी क्या खूब, आप कहते हैं कि हेड मास्टर को एक्शन लेना चाहिए। हेड मास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? चेहरा तमतमा जाता है। निर्देशक लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपको बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। निर्देशक कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग्य से, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली, अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेद को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूंगी। झटके से बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाए जाए। रजनी फोन कर रही है, मेज पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3 घरों में माँ बाप से मिल रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। नया दृश्य समाप्त होता है, नया दृश्य शुरू होता है। किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया है। बहुत अच्छा किया, इसके बिना यहाँ चीजें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी अचानक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना कि ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े ही लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर आपके इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो। आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा। कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसकर, बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इश्यू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए।
संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिएगा, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं, राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिएगा, तो सब लोगों तक अखबार पहुंच ही जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रुक कर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना बात। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है, विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हाल भरा हुआ है, एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है, हाल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। अभी कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने। कुछ रुककर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और पिता जरा रुककर, जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठाका कैमरा उसके पति पर भी जाए। तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन जरूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करे तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता, लो अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोर्ड के सामने यह प्रस्ताव रखेंगे कि वो ऐसा नियम बनाए कि एक एक शब्द पर जोर देते हुए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों को ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर, ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने पर उनके नंबर कटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हाल अप्रूव की आवाजों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है पति, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसा का वैसा, और बन गया नया नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो ऐसा कौन सा अन्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हूँ, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांति भाई और अमित का प्रवेश। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई थी वो आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की भी तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ में ये पाठ खत्म हुआ। अब इसमें कुछ आए हुए कठिन शब्द हैं जो इसी पाठ में दिए हुए हैं, उनको देख लेते हैं। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो, मुबारक हो। हाफ ईयरली का अर्थ होता है छमाही या अर्धवार्षिक। बेगुनाह का अर्थ होता है जिसका कोई गुनाह न हो, निर्दोष हो अर्थात। हिकारत का अर्थ होता है उपेक्षा। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का अर्थ होता है शिक्षा निदेशक। रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है मान्य। रिसर्च प्रोजेक्ट का अर्थ होता है शोध परियोजना। कंडक्ट का अर्थ होता है संचालन। सुनतीच नहीं, सुनती ही नहीं। दखलंदाजी का अर्थ होता है हस्तक्षेप।
पेरेंट का अर्थ होता है अभिभावक। इम्पोर्टेंट मैटर्स का अर्थ होता है महत्वपूर्ण विषय। बाकायदा का अर्थ होता है कायदे के अनुसार। इश्यू का अर्थ होता है मुद्दा। फोकस करना का अर्थ होता है ध्यान मिलाना। अप्रूव्ड का अर्थ होता है स्वीकृत। मोन्टाज का अर्थ होता है दृश्य मीडिया टेलीविजन में जब अलग दृश्यों या छवियों को एक साथ इकट्ठा कर उसे संयोजित किया जाता है तो उसे मोन्टाज कहते हैं। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु इस पाठ से। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 2021 को होती है। पिता का नाम है इनके श्री सुख संपत राय। पति का नाम है राजेंद्र यादव और इनका मूल नाम है महेंद्र कुमारी। प्रमुख रचनाएं हैं, पहले कहानी है इनके। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ, प्रतिनिधि कहानियां तथा संपूर्ण कहानियां नाम से सभी कहानियों का संकलन है। उपन्यास है इनका आपका बंटी, महाभोज, स्वामी, 1 इंच मुस्कान। अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर इन्होंने लिखा है 1 इंच मुस्कान को। पटकथाएं लिखी हैं इनका। ये सभी उपन्यास संपूर्ण उपन्यास शीर्षक से एक जिल्द में उपलब्ध भी हैं। पटकथाएं हैं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण और रजनीगंधा। आत्मकथा इनकी एक कहानी है भी। नाट्य कृतियां हैं महाभोज, बिना दीवारों का घर, उजली नगरी, चतुर राजा। बच्चों के लिए पुस्तकें लिखी है इन्होंने। आसमाता उपन्यास, आंखों देखा झूठ, कलावा कहानी। पुरस्कार इन्हें मिले, पुरस्कार सम्मान, व्यास सम्मान मिला, शिखर सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा, शब्द साधक शिखर सम्मान, बिहार सरकार का भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का सम्मान मिला, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत हुई, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत। मन्नू भंडारी नई कहानी आंदोलन से जुड़ी हैं। पटकथा अर्थात पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई कथा को कहते हैं। रजनी पिछली सदी के 90वें दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है। रजनी पटकथा के प्रमुख पात्र हैं रजनी, लीला, अमित, हेडमास्टर, चपरासी, पति आदि। अब परीक्षा उपयोगी अभ्यास प्रश्न देखते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 3 अप्रैल 1931 भानपुरा मध्य प्रदेश में, 3 मई 1931 को मेरठ उत्तर प्रदेश में, 3 मई 1931 को जबलपुर मध्य प्रदेश में, 3 मई 1931 को पटना बिहार में। तो इसका उत्तर होता है विकल्प अ, 3 अप्रैल 1931 को भानपुरा मध्य प्रदेश में। मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है? मालिनी कुमारी, मीना कुमारी, महेंद्र कुमारी या मीरा कुमारी। तो मन्नू भंडारी का मूल नाम है महेंद्र कुमारी। ऑप्शन स सही है। मन्नू भंडारी के पिता का क्या नाम है? श्री संपत राय, श्री सुख संपत राय, श्री सुखीलाल राय या श्री सुमन राय। तो मन्नू भंडारी के पिता का नाम है विकल्प ब, श्री सुख संपत राय। मन्नू भंडारी ने अपने पति श्री राजेंद्र यादव के साथ मिलकर किस उपन्यास की रचना की है? महाभोज की, आपका बंटी की, 1 इंच मुस्कान की या यही सच है। तो अपने पति के साथ मिलकर इन्होंने 1 इंच मुस्कान की रचना की है। विकल्प स सही है। कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है? मैं हार गई, महाभोज, एक कहानी यह भी, राम की शक्ति पूजा। तो राम की शक्ति पूजा मन्नू भंडारी की नहीं है बल्कि निराला की रचना है। बाकी की 3 रचनाएं मैं हार गई, महाभोज और एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की है। कौन सा सम्मान मन्नू भंडारी को मिला है? व्यास सम्मान, हिंदी अकादमी सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी सम्मान या उपर्युक्त सभी। हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान है विकल्प में। स है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। द उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी सम्मान मिले हुए हैं मन्नू भंडारी जी को। नई कहानी आंदोलन का दशक क्या है? 5वां दशक, 6वां दशक, 8वां दशक या 10वां दशक। तो नई कहानी आंदोलन का दशक है 6वां दशक। विकल्प ब सही है। रजनी धारावाहिक किस दशक में टीवी पर प्रसारित होता था? 7वें 8वें दशक में, 8वें 9वें दशक में, 9वें दशक में या 8वें दशक में। तो इसका उत्तर होगा 9वें दशक में। विकल्प स सही है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित रजनी पटकथा में मुख्य रूप से किस समस्या पर केंद्रित?
पाठ्यक्रम में सम्मिलित रजनी पटकथा मुख्य रूप से किस समस्या पर केंद्रित है? व्यवसायीकरण पर, राजनीतिकरण पर, शिक्षा के व्यवसायीकरण पर या नारी शिक्षा पर? तो रजनी पटकथा शिक्षा के व्यवसायीकरण पर केंद्रित है। विकल्प स सही है। रजनी पटकथा में पात्र हैं रजनी, लीला, अमित, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी पात्र रजनी पटकथा के हैं। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सहारे रखी कांच की अलमारी, अलमारी में बच्चों द्वारा जीते हुए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवारों पर कुछ नेताओं की तस्वीरें। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ का अंश है? भारत माता का, विदाई संभाषण का, रजनी का या गलता लोहा का? तो उपयुक्त उदाहरण रजनी पाठ से लिया गया है। विकल्प सही है। रजनी पटकथा में कौन कौन से दृश्य हैं? मध्यवर्गीय परिवार के फ्लैट का कमरा, स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के बाहरी कक्ष का? उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी दृश्य हैं रजनी पटकथा में। रजनी पटकथा में अमित को मैथ्स में कितने नंबर मिले थे? 86 नंबर, 80 नंबर, 72 नंबर या 90 नंबर? तो रजनी पटकथा में अमित को 72 नंबर मिले थे। विकल्प सही है। तो खत्म होती है ये पाठ, ये हमारा लेसन लेक्चर खत्म होता है। आप लोगों को लिए कितना उपयोगी हुआ जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम लिंक से भी दे दिया जा रहा है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। सारी पीडीएफ वहाँ पर ही आपको मिलेगी। जितनी भी प्रैक्टिस सेट हो रही है उसकी पीडीएफ वहाँ मिलेगी टेलीग्राम पर। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।